अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का एक शिष्टमंडल ने सल्ट विधायक महेश जीना से मुलाकात की। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सल्ट विधायक महेश जीना को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्ण आंगनबाड़ी की तर्ज पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को भी पूर्ण किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को समान वेतन मिले। सल्ट विधायक महेश जीना ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग लंबे समय से चल रही है। अल्मोड़ा से वीएन न्यूज के लिए गोविंद रावत की रिपोर्ट। वो करनी पड़ती है, उसमें हम सारे अस्वस्थ हैं तो हमें मैनेज करना पड़ता है। हम विभागीय कार्य के लिए अगर हम ऑफिस आए तो हमें केंद्र बंद करना पड़ता है, या फिर किसी भी प्रकार की समस्याएं हमें होती हैं तो हमें केंद्र बंद करना पड़ता है। फिर अगर हमारे केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चे शाला पूर्व शिक्षा के लिए हैं तो उन्हें लेने भी जाना पड़ेगा, तो उन्हें छोड़ने भी जाना पड़ेगा। अगर माना बच्चा 1 से अधिक है तो उसमें बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं कि अगर एक बच्चा किसी भी प्रकार से परेशान है, उसे घर छोड़ना है तो एक बच्चा हम केंद्र में कहाँ छोड़ने जाए। तो यानी ऐसी कई परेशानियां हमारे साथ हैं जो हमें मिनी केंद्र वालों को झेलनी पड़ती है। फिर सबसे मेन समस्या ये है कि हम 2 लोगों का काम करते हैं, लेकिन हमें मानदेय क्या होता है कि सहायक बहनों के बराबर दिया जाता है, जबकि हम काम दुगना करते हैं लेकिन हमें मानदेय कम दिया जाता है। ये सबसे सोचने की विषय है कि हम अगर अकेली भी कार्य करते हैं तो हमें मानदेय तो कम से कम पूरा दिया जाना चाहिए। उनको कहा है कि उनकी जो बात है उससे हम अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के समक्ष रखेंगे और उनसे कहेंगे कि भी इस पर गौर किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से उनकी मांग चल रही है और मेरा पूरा प्रयास है कि इस पर कुछ कार्य हो। अल्मोड़ा बटालियन सटे हुए मकान में विगत रात्रि 1:30 बजे के करीब आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मकान में आग लगते ही बटालियन के संतरी की नजर पड़ी और उन्होंने तत्काल हवलदार को साथ ही लेकर घर वालों को चिताया। आग लगने की सूचना दी और उनका गैस सिलेंडर और सामान बाहर निकाला। घटना की जानकारी बटालियन के ले कर्नल को संतरी सिपाही द्वारा दी गई, जिस पर उन्होंने मेजर को घटनास्थल पर जवानों के साथ भेजा और सेना के 2000 लीटर क्षमता के वाटर वोजर से आग पर काफी हद तक काबू पाया। बाद में अग्निशमन सेवा के लोग भी आग बुझाने के तामझाम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गनीमत रही कि समय पर संतरी की नजर पड़ गई, अन्यथा नींद में सोए हुए परिवार के साथ कोई हादसा हो सकता था। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है। अल्मोड़ा से वीएन न्यूज के लिए गोविंद रावत की रिपोर्ट। नाम पलटनजार फर्स्ट जार फैमिली डिपो, और रात को करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण ऊपर 2 मंजिले में आग लगी। सारा सामान हमारा ऊपर 2 मंजिले में ही था। नीचे वाले कमरे में हम सिर्फ सोते थे, नीचे वाला कमरा बचा और हम भी इसीलिए बचे कि नीचे सोए थे। आग लगते हम बाहर भाग गए। आर्मी नज़दीक होने के कारण आर्मी वालों ने आके आग बुझाया। उसके बाद में फायर ब्रिगेड वाले आए, दोनों ने मिल के आग बुझाया। और नुकसान तो जहाँ तक है कि जो कपड़े तक नहीं बचे हैं लगाने के लिए, सामान तो छोड़िए। कितने लोग घर में थे? हम लोग 3 जने थे इस समय, मैं, मेरी पत्नी और मेरी छोटी बच्ची। अब बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से लगी। हम तो सोए हुए थे, हमें बाद में पता चला, तब तक आग काफ़ी बढ़ गई थी। फिर इधर से आर्मी वालों ने सहयोग किया, हमें कॉल किया तो यहाँ आके फिर इसको बुझाया गया। कितने नुकसान हुआ होगा इसमें? अब इनका कहना है जिनके वहाँ आग लगी है 2 लाख रुपए का लमसम हुआ होगा इतना। आजकल के 2 लाख रुपए क्या माने रखते हैं, 2 लाख का नुकसान होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नथौर इको सेंसिटिव वन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा बाढ़ राहत स्कीम के तहत माइनिंग की अनुमति देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद बाढ़ राहत कार्य के तहत नदी से निकलने वाले माइनिंग के दोहन पर रोक लगाते हुए खनिज को बाहर ले जाने पर रोक लगाने के साथ ही बाढ़ राहत कार्य को जारी रखने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि चोरगलिया निवासी दिनेश कुमार चंदौला ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी और कहा था कि हल्द्वानी के नंदौर क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन में आता है। इस क्षेत्र में सरकार ने बाढ़ से बचाव के कार्यक्रम के नाम पर माइनिंग करने की अनुमति दे रखी है। इसका फायदा उठाते हुए खनन कंपनी द्वारा मानकों के विपरीत खनन किया जा रहा है। इकट्ठा मटेरियल को क्रशर के लिए लाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। याचिका में कहा गया कि इको सेंसिटिव जोन में खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व इको सेंसिटिव जोन के नियमावली के विरुद्ध है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। जनहित याचिका में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वार्डन, डायरेक्टर नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डीएफओ हल्द्वानी, उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रीजनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व एसपीएस एम्फ्रा इंजीनियर लिमिटेड नोएडा को पक्षकार बनाया है। नैनीताल से वी न्यूज के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट। ये विषय था कि अपर नंदौर रिवर जो इको सेंसिटिव जोन में पड़ती है, उसमें माइनिंग की परमिशन दी गई थी बाढ़ राहत कार्यों के नाम पे। तो इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें न्यायालय ने आज ये आदेश किया है कि जो कंसर्न प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, जो एजेंसी जिसको ये काम दिया गया है प्राइवेट फर्म को, वो वहाँ पर बाढ़ राहत कार्य तो कर पाएगी, लेकिन जंगल से रिवर बेड मटेरियल का दोहन नहीं हो पाएगा और उसको जंगल से बाहर ले जाने पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। जी, इको सेंसिटिव जोन में जो बाढ़ राहत कार्यों के नाम पे खनन हो रहा था, उस खनन कार्य पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। जबकि बाढ़ राहत कार्य के बारे में याचिकाकर्ता का भी कहना था क्योंकि वो ज़रूरी है तो वो होना चाहिए, लेकिन उसके नाम पर खनन की असीमित खनन की परमिशन नहीं दी है। कोविड-19 के ओमिक्रॉन XE वेरिएंट को लेकर कई राज्यों में अलर्ट घोषित किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि कोविड के चौथे लहर में सबसे ज़्यादा असर बच्चों में देखने को मिल सकता है। इसको लेकर नैनीताल स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें छात्रों को मास्क के साथ साथ साफ सफाई और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान देने को कहा गया है। कोविड के नए वेरिएंट के दस्तक के बाद कई राज्यों में स्कूल के पढ़ाई को छोड़ कई गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में ओमिक्रॉन XE के नए वेरिएंट को लेकर नैनीताल स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ स्कूलों में बच्चों को मास्क, साफ सफाई और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि नए वेरिएंट को फैलाने से रोका जा सके। अपर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रश्मि पंत ने कहा कि नए वेरिएंट के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सचेत है। टेस्टिंग बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। ब्लॉक स्तर पर टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है। स्कूलों में साफ सफाई के साथ साथ बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर को लेकर निर्देश भी दिया गया है। हल्द्वानी से वी न्यूज के लिए दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हाँ, इसमें मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। सारी तैयारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। आज ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा भी मीटिंग रखी गई है, तो उसमें सब फिर से सारे स्कूल्स को और सारे जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जैसे हमारे पूरे जिले के जो 8 ब्लॉक्स हैं, उनको आज दिशा निर्देश दिए जाएंगे। स्कूल से बच्चे जा रहे हैं, लेकिन हाँ कि मास्क पहन, पूरी कोशिश करें मास्क पहन के जाएं, हाथ साफ रखें, सैनिटाइज करें और एक सामाजिक दूरी है जो है वो मेंटेन रखें। घर जब आ रहे हैं स्कूल से तो भी एक हाथ साफ रखना, अपने कपड़े साफ रखना, क्योंकि ये परिवार को ही हमें सतर्कता रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम स्कूल तो बंद नहीं कर सकते हैं या कोई लॉकडाउन अब कर्फ्यू बार बार तो नहीं रखा जा सकता। हमें धीरे धीरे इसके साथ इनकी जो वायरस की जो एक लाइफ साइकिल जिस तरह उसको समझना पड़ेगा और अपने आप को सतर्क रखना पड़ेगा। टेस्टिंग्स भी हम बढ़ा रहे हैं और प्रति दिवस हमारे जो मिनी स्टेडियम है या बेस हॉस्पिटल है वहाँ टेस्टिंग की जा रही है और ब्लॉक लेवल पे भी की जा रही है। सीनियर सिटीजन्स को जो 60 साल से ऊपर हैं, जो बीमार हैं या जो बीमार भी नहीं हैं, जो बिल्कुल आ सकते हैं, उनको जो हमारे सेशन साइट्स हैं ब्लॉक लेवल पे और हल्द्वानी में जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज है, हमारा मिनी स्टेडियम है और हमारा हृदय रोग केंद्र है, वहाँ पे प्लीज़ आप लोग अपने बुजुर्गों को लाएं 60 साल से ऊपर को। और बिल्कुल जो दिव्यांग है, जो नहीं आ सकते हैं, उनको हम होम वैक्सीनेशन के माध्यम से भी सेवा दे जा रहे हैं। परिसर में एक साथ गाड़ियाँ, पुरानी कई गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो वहाँ पर दिक्कतें होती हैं, वहाँ पर निगरानी की कार्रवाई की उनका निरीक्षण कर दिया गया है। मेरे द्वारा खुद ही गया था। अब वो जो फोरमैन को उसकी सारी जो कार्रवाई करने को दे दिया गया।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड श्यालदेव में विधायक महेश जीना ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तमाडौन गोलना मोटर मार्ग का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस तमाडौन गोलना मोटर मार्ग 20.175 किलोमीटर मोटर मार्ग की लागत 1423.52 लाख है। यह मोटर मार्ग बनने से तमाडौन, सेलीपाटी, सुनौली, टीटरी, गोलना, संडीभीड़ा आदि गांव को देघाट मोटर मार्ग से जोड़ा जाएगा। इस मोटर मार्ग के बनने से कई गांवों को सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा। विधायक महेश जीना ने कहा कि तमाडौन गोलना मोटर मार्ग की मांग आपको बता दें कि ग्रामीण चुनाव के समय कर रहे थे। ग्रामीणों की प्रथम मांग तमाडौन गोलना मोटर मार्ग बनाए जाने पर थी। ग्रामीणों का सड़क का सपना आखिरकार साकार हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि हमें 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर रहे थे, अब हमें सड़क से काफी लाभ मिलेगा। अल्मोड़ा से वीएन न्यूज के लिए गोविंद रावत की रिपोर्ट। आज तमाडौन गोलना की रोड का हमने शुभारंभ किया है। ये 20 किलोमीटर की रोड है। लगभग इसकी लागत फर्स्ट फेज में 14 करोड़ रुपए की है और ये काफ़ी टाइम से लंबित थी और इसमें ठेकेदारों के आपसी मतभेद में ये रोड कोर्ट में अटकी हुई थी। आज माननीय न्यायालय ने इसमें बीच में आदेश दिया था, उसको केस को डिसमिस कर दिया था और इसका शुभारंभ हो गया और क्षेत्रीय जनता के हित में ये फैसला हुआ और हमने भी इसका जल्दी से जल्दी शिलान्यास करके कार्य शुरू कर दिया और इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस प्रकार के विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं। इसका दूसरे फेज के लिए हमें स्वीकृति मिल गई है और हम लोग सभी क्षेत्रीय जनता माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का दिल से आभार प्रकट करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में स्थित 51 शक्तिपीठों में हो रही छेड़छाड़ रोकने व इनके संरक्षण के लिए दायर याचिका सुनवाई करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पक्षकार मानते हुए केंद्र व राज्य सरकार सहित संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में शपथ पत्र पेश कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 जून की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी प्रभु नारायण ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में स्थित 51 शक्तिपीठों का वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व है। इन शक्तिपीठों से पर्यावरण संतुलित रहता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्रीनगर में स्थित धारी देवी मंदिर के विस्थापन के समय देखने को मिला। जब धारी देवी मंदिर को विस्थापित किया गया तो उसके 1 घंटे के भीतर केदारनाथ में भीषण आपदा के बाद त्रासदी आ गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड के 51 शक्तिपीठों के संरक्षण में वैज्ञानिक व धार्मिक कमीशन की स्थापना की जाए ताकि उत्तराखंड को त्रासदी से बचाने के साथ ही 51 शक्तिपीठों को संरक्षित किया जाए। नैनीताल से वीएन न्यूज के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल मिशन फॉर गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एसेंशियल पार्ट बनाया है। क्योंकि जो धारी देवी का डिमोलिशन था वो उसके बाद ही केदारनाथ की घटना घटी थी। क्योंकि उसके साइंटिफिक फाउंडेशन है, वो एंशिएंट SiO2 का डिपोजिशन था और SiO2 जो है ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में निर्माण होता है। जब आप ऑक्सीजन को कट करेंगे, किसी का गला काटेंगे तो ऑब्वियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्स आकाश में गया, क्लाउड आयनाइजेशन हुए और साउंड एंड लाइटिंग के रूप में जनरेट हुआ और चोरावारी ताल को पेंट्रेट किया और लाइटिंग इसको असनी कहते हैं। और इसकी साइंटिफिक फाउंडेशन है, इसको मैंने 185 पेज में ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट किया है और मैं चाहता हूँ कि देयर मस्ट बी साइंटिफिक रिलीजियस कमीशन कि लोग बिना पढ़े अटैक करते हैं, बेबुनियाद बातें करते हैं। एंड आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा भी था कि साइंस एंड रिलीजन बोथ आर द 2 साइड्स ऑफ वन कॉइन। साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज लैम्प। मैक्स प्लैंक ने भी कहा है, सर आर्थर एडिंगटन ने भी यही कहा है। आप मैक्स बोर्न को पढ़िए, मैक्स प्लैंक को पढ़िए और डेविड बोहम को पढ़िए, ठीक है, पॉल डेविस को पढ़िए। लोग बिना पढ़े जाने समझे अटैक करते कल्चर पे, एंशिएंट नॉलेज सिस्टम पे और कुछ से कुछ रिपोर्ट सर
लालकुआं नगर पंचायत द्वारा जहां एक और पॉलीथीन में पूर्ण पाबंदी की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करती आई है और अब नगर पंचायत द्वारा सामान ले जा रहे के लिए नगर पंचायत द्वारा बैग बांटकर जागरूक कराया जाएगा, जिससे कि आप पॉलीथीन का उपयोग न करें और शहर को स्वच्छ रखें। वहीं नगर पंचायत की ईओ कुमारी पूजा टमटा ने बताया कि पॉलीथीन को शहर मुक्त और प्रदूषण मुक्त के चलते लोगों को जागरूक कर बैगों को लोगों को दिए जाएंगे, जिससे लोग अपने घरों का सामान लेकर बैगों में ला सकेंगे और बैग भी लोगों को निःशुल्क दिए जाएंगे। साथ ही एक महिला समूह को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा और वहीं लोग इन बैगों को बनाकर नगर पंचायत को देंगे। लालकुआं से वीएन न्यूज के लिए सुमित रॉय की रिपोर्ट। जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्तमान में पूरे शहर में जो है पॉलीथीन उन्मूलन अभियान चल रहा है, जिसमें जो है लोगों को पॉलीथीन ना प्रयोग किए जाने के लिए, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको ना प्रयोग किए जाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जागरूकता अभियान के साथ साथ ही कई लोगों पर या विक्रेताओं पर कार्यवाही भी की गई है पॉलीथीन उन्मूलन के संबंध में। तो ये जो है नगर निकाय बोर्ड द्वारा जो एक तय किया गया कि जो है हम शहर में जागरूकता अभियान चलाएंगे और जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है जिसमें हमने एसएचजी ग्रुप्स को भी शामिल किया गया है। जो नगर पंचायत के एसएचजी ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह महिलाओं के, उनके माध्यम से जो है कि कपड़े का बैग तैयार किया गया है। इसमें वर्तमान में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2022 भी चल रहा है। तो साथ ही इसके माध्यम से लोगों को एक जागरूक किया जा रहा है कि आप कपड़े का बैग का यूज़ करें, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। और ये जो बैग हैं वे प्रदान किए जाएंगे मोस्टली उन लोगों पे चालानी कार्रवाई ना करते हुए पहले लोगों को एक जागरूक किया जाएगा, बैग दिए जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि कपड़े के बैग के यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी टिकाऊ बैग है और यही वार्डों में भी ये बैग वितरित किए जाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार में राजाजी पार्क में माइनिंग पॉलिसी के खिलाफ स्थापित सिद्धबली स्टोन क्रशर को हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वे केंद्रीय पर्यावरण विभाग व राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड को पक्षकार बनाए। कोर्ट 18 जून तक सभी से अपना पक्ष रखने को कहा है। आपको बता दें कि कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि कोटद्वार में राजाजी नेशनल के निजर फॉरेस्ट में सिद्धबली स्टोन क्रशर लगाया गया है। यह स्टोन क्रशर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाइडलाइनों के मानकों को पूरा नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि कोई भी स्टोन क्रशर नेशनल पार्कों के 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस के भीतर स्थापित नहीं किया जा सकता, जबकि यह स्टोन क्रशर 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्व में सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश कर कहा था कि यह स्टोन क्रशर सड़क से 13 किलोमीटर दूर है, जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट को बताया था कि दूरी मापने के लिए एरियल डिस्टेंस है, न कि सड़क से। सरकार ने इसे सड़क मार्ग से नापा है, जो गलत है। सिद्धबली स्टोन क्रशर पीसीबी के मानकों को भी पूरा नहीं करता। यहाँ स्टोन क्रशर स्थापित करने से क्षेत्र के साथ साथ वन्यजीव भी प्रभावित हो रहे हैं, लिहाजा इसको हटाया जाए या इसके संचालन पर रोक लगाई जाए। नैनीताल से वीएन न्यूज के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट। कोटद्वार में एक स्टोन क्रशर लगा हुआ है, सिद्धबली स्टोन क्रशर, उसके मामले में लगी हुई थी, जो कि राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन में, और कोर्ट ने आज उसमें डायरेक्ट किया है कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को इसमें पक्षकार बनाया जाए और उनको भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा और 18 जून को ये मामला सुनवाई के लिए नियत किया है। याचिकाकर्ता का कहना यह है कि जो सिद्धबली स्टोन क्रशर है ये बिल्कुल राजाजी नेशनल पार्क की बाउंड्री के पास लगा हुआ है और इसके द्वारा वहाँ पे सिगड्डी नदी से खनन किया जा रहा है और जंगल की जो प्रतिबंधित सीमा है उसके अंदर ये प्रदूषण कर रहा है। रानीखेत में कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत एआरटीओ कार्यालय जल्द अस्तित्व में आएगा। परिवहन मंत्री चंदनराम दास ने कहा कि शीघ्र ही काम शुरू कराया जाएगा। साथ ही सभी डिपो की दशा सुधारने व स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए राज्य में 650 चालकों की भर्ती की जाएगी।
वहीं ताड़ी खेत में रोडवेज कार्यशाला को भी हरी झंडी दी। मंत्री ने दोहराया कि चारों रोडवेज डिपो का विलय संबंधित निर्देश निर्दिष्ट कर दिया गया है। साथ ही रानीखेत शाखा के खस्ताहाल भवन की मरम्मत की भी घोषणा कर दिए हैं। परिवहन मंत्री चंद्रराम दास रानीखेत नगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने केमू स्टेशन पर मंत्री का फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बाद में मंत्री ने रोडवेज डिपो सभागार में कर्मियों की समस्याएं सुनी। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री दास ने कहा कि विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के आग्रह पर रानीखेत डिपो का संबंधितकरण खत्म कर दिया गया है। टैक्सी यूनियन की मांग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों में जीपीएस व्यवस्था समाप्त कर केवल नई गाड़ियों में लागू होगी। आरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे, खामियां भी दूर की जाएगी। इससे पूर्व उन्होंने रानीखेत डिपो शाखा कार्यालय का भी निरीक्षण किया। रानीखेत से वीएन न्यूज के लिए गोविंद रावत की रिपोर्ट। आज माननीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी द्वारा और सभी कार्यकर्ताओं द्वारा रानीखेत पहुंचने पर मेरा नागरिक अभिनंदन किया गया और रोडवेज के कर्मचारी और उनके यूनियन के लोगों ने भी रोडवेज स्टेशन पर नागरिक अभिनंदन किया गया। मैं अपनी ओर से माननीय विधायक जी का, रानीखेत के सभी कार्यकर्ताओं का और रोडवेज के सभी कर्मचारी यूनियन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। ये कह रहे हैं कि कई ऑफिस किए जा रहे हैं। एक ऑफिस की बात हुई थी, वो भी ऑफिस नहीं हो रहा था, संबद्धीकरण किया था, समाप्त नहीं किया था। इसलिए आपका ये कथन कि कई नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि कई हम ऑफिस और नया खोलने जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अपने माननीय विधायक जी के अनुरोध पर मैं 1 महीने के अंदर यहाँ ARTO का कार्यालय खोल रहा हूँ, बल्कि कार्यालय जा नहीं रहे हैं, अब हमारे राज्य में कार्यालय आ रहे हैं। बांग्लादेश से भारत दाखिल हुए रोहिंग्या उत्तराखंड में भी दाखिल हुए हैं। ऐसे इनपुट पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों से मिले हैं। स्थानीय विशेष समुदाय में घुल मिलकर धीरे धीरे अब ये सुरक्षा के साथ संप्रभुता के लिए भी चुनौती बन गए हैं। दलालों के माध्यम से ये हल्द्वानी व ऊधम सिंह नगर के रास्ते उत्तराखंड के पूरे कुमाऊं मंडल में पहुंच गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इनका पहाड़ तक पहुंचने का रूट बड़े खतरे की तरफ संकेत कर रहा है। उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों के बाद रोहिंग्या उत्तराखंड के हल्द्वानी व ऊधम सिंह नगर के रास्ते नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत व पिथौरागढ़ तक पहुंच जाते हैं। 2012 के बाद इनकी लगातार बढ़ती संख्या सुरक्षा के साथ ही सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से भी गंभीर संकट उत्पन्न कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट को गंभीरता से लेते हुए कुमाऊं पुलिस ने रोहिंग्या के खिलाफ विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया गया। इसकी जिम्मेदारी सभी जिले के सीओ को सौंपी गई है। डीआईजी खुद अभियान की निगरानी कर रहे हैं। हल्द्वानी से वीएन न्यूज के लिए दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सत्यापन को लेके बहुत जिले में पूरे सभी थानों की क्राइम मीटिंग के दौरान ही हम लोगों ने इसमें अभियान चलाने का घोषणा कर दी थी। सभी थाना इंचार्जों को इसमें व्यक्तिगत रूप से इसमें LIU की टीमों के साथ इन्वॉल्व किया गया और अभी तक 3000 से ऊपर हमारे यहाँ सत्यापन हो चुके हैं। इसमें और तेज़ी लाई जा रही है और इसमें आपका जो है जो मकान मालिक हैं जिनके यहाँ सत्यापित व्यक्ति नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।